हेलो स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के पीछे के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था समानता क्या है उसके बारे में हमने जाना था। अब आइए इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं कि कांता देवी ने बोर्ड के लाइन में समानता देखा, लेकिन आगे चल के हॉस्पिटल के लाइन में उनको समानता देखने को नहीं मिला और उनके मन में ये समझ आया कि समानता और असमानता क्या है। इसी तरह से हमारे समाज में और भी तरह की विविधताएं और असमानताएं हैं, लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि हमारे संविधान ने हमें समानता के कौन कौन से अधिकार दिए हैं। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ आपने देखा था कि जूठन एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब थी, जिसमें कि उनके मन में बचपन में असमानता का जो अनुभव किया था उस चीज़ को इन्होंने इस किताब में दर्शाया है। और मानवीय गरिमा का मूल्य भी हम लोगों ने समझा था, जिसके लिए उदाहरण में हम लोगों ने दीवार फिल्म के एक दृश्य को देखा था। अब हमें देखना है भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो भारतीय लोकतंत्र में समानता का प्रावधान भारतीय संविधान में क्या क्या किया गया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वो सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। यहाँ के इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय संसद को दिखाया जा रहा है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व तो पाते हैं। मतलब कि हम अपने लिए, अपने शासन के लिए जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो प्रतिनिधि संसद में जाकर हमारी बातों को उठाते हैं और हमारे लिए सुविधाएं प्राप्त करते हैं और हमें बराबरी का हक दिलवाते हैं। तो आपके चैप्टर का कहने का मतलब ये है कि पहले तो बहुत सारी असमानताएं थीं और इसके लिए कोई वैध नियम कानून नहीं था, लेकिन आज बहुत सारे कानून हैं जो कि समानता को स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं। तो उन्हीं सब कानूनों में से है हमारे संविधान में समानता का सिद्धांत। जैसे कि आप देखिए, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को, देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान में वर्णित है। और तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जैसे खेल का मैदान हो, होटल हो, दुकान हो, बाजार हो। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। मतलब छुआछूत को हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से संविधान में समानता को स्थापित करने के बहुत से प्रावधान किए गए हैं कि कानूनी स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर या फिर सामाजिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति को असमानता का दंश नहीं झेलना पड़े। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में अनेक ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। और कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। आप देखते होइएगा कि हमारे यहाँ मध्याह्न भोजन योजना चल रहा है, जिसमें कि सभी जाति के बच्चे और सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के या फिर लड़का लड़की सबको एक साथ बैठाकर खाना खिलाया जाता है। खाना बनाने वाले की भी जाति नहीं पूछी जाती, किसी भी जाति की खाना बनाने वाली हो, रसोईया हो, वो खाना बना सकती है। तो इस तरह से कानून के माध्यम से भी समानता को स्थापित करने का प्रयास हमारे देश में किया जा रहा है। ये योजनाएं यह निश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में, मतलब पहले यह अवसर नहीं मिला कि समाज में समानता के साथ जिएं, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो और वो भी हमारे बराबर हों। और वो मतलब कि पूरा समाज जो है बराबर हो, किसी में भी भेदभाव, छुआछूत और किसी भी तरह की विविधता
या असमानता नहीं हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। आप इस बात को याद रखिएगा कि मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में स्टार्ट की गई थी, तो यह तमिलनाडु में प्रारंभ की गई, और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। मतलब कि इसकी उपलब्धि ऐसी रही कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में यह फैसला सुनाया कि सभी राज्य सरकार इसको 6 माह के अंदर चालू करें और सभी बच्चों को, भारत के सभी प्राथमिक स्तर के बच्चों को विद्यालय में भोजन दिया जाए। और इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, जैसे कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है, और इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को भी काम पर रखा गया है, जो कि समाज में कहा जाता है कि दलित महिलाओं का छुआ हुआ हम लोग खाना नहीं खाएंगे, या फिर कुछ उच्च जाति वाले लोग कहते हैं कि मैं इनके द्वारा बनाए गए भोजन को नहीं ग्रहण करूंगा। तो ये सारी चीज़ें मध्याह्न भोजन योजना से समाप्त हो चुकी हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो यह जो योजना है, तो इस तरह की और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो कि समाज में समानता को स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही हैं। अब यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न भी है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में जानिए। क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना को बढ़ा सकता है? और अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए, और इस योजना में क्या किया जाता है या किस लाभ के लिए बनाई गई है उसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ आगे कह रहा है कि यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, मतलब जितने भी शासकीय सरकारी कार्यक्रम होते हैं वे अवसर की समानता, मतलब कि कोई भी काम हो तो उस पर सबको समान अवसर दिया जाए, इस दिशा में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि किसी भी सरकारी काम में सबको हिस्सा लेने के लिए द्वार खुले होते हैं, कोई भी हिस्सा ले सकता है, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वह स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। स्वाभाविक है कि आज बहुत तरह के निजी विद्यालय हैं जहां के अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, बड़ी भारी भरकम फीस देकर पढ़ते हैं, और उस तरह का वातावरण गरीबों के बच्चों को स्कूलों में नहीं मिल पा रहा है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसी कुछ रूढ़िवादी सोच है जो कि हमारे समाज में बहुत गहरे स्तर तक पैठ बनाई हुई है, जो कि इन कानूनों को अभी बहुत अच्छे ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पा रही हैं। यहाँ BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कुछ कथन दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं। ये कह रहे हैं कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। मतलब कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर मत लगाइए, अपने गरिमा को, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए, और आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। ये कह रहे हैं कि मनुष्य नाशवान है। नाशवान है मतलब क्या? मनुष्य मर जाने वाला है और मरता भी है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय कुछ और नहीं है। ये कह रहे हैं कि सबको एक दिन मरना है, लेकिन ऐसे क्यों मरे? अपने लिए कुछ
काम करके मरें और अपने आत्मसम्मान को जीवित रख कर मरें, अपने आत्मसम्मान को गिरा कर मरना उचित नहीं है। अब नेक्स्ट हो रहा है कि हमारे सामाजिक जीवन में जो अभी भी लोग कानूनों को सही ढंग से आत्मसात नहीं कर पा रहे, समानता के कानूनों को, इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। आपकी जो सोच है यह एकाएक नहीं बदल जाएगी, आपकी जो मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, वो एकाएक नहीं बदल जाएगा, उसके लिए धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति, महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। और वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। सतत संघर्ष मतलब कि इसको लगातार जारी रखना है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। और इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। कह रहा है कि अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। कह रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। तो सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां असमानताएं फैली हुई हैं और हर जगह समानता के स्तर पर संघर्ष हो रहा है। जैसे कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। मतलब उनके साथ अमेरिका में सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। इस तरह की असमानताएं वहाँ पर होती थी। इसके अपेक्षा तो अगर हम भारत में देखें तो उससे काफ़ी अच्छी स्थिति हमारे यहाँ है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि आप इस जाति के हो तो उठ जाओ, मुझे बैठने दो। इस तरह की स्थिति भारत में नहीं है। अब नेक्स्ट है रोजा पार्क्स, एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत हैं जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास को बदल दी। तो हम लोग रोजा पार्क्स की कहानी को समझते हैं। कह रहा है रोजा पार्क्स 1913 से 2005 तक जीवित रहीं और यह अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। और 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। मतलब कि उनके एक विरोध से उत्पन्न हुए उस आंदोलन ने 1964 में अमेरिका में एक कानून बनवा दिया, जो कि इस अधिकार के तहत, उस कानून के तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया। और इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं और अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। मतलब वहाँ सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं, उस स्कूलों में वो जाते हैं। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को देखिए, जिसमें कि समानता की कुछ बातें की गई हैं, उनके स्थान उसको हम लोग जानते हैं। कह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करती है। मतलब कि अनुच्छेद 15 के द्वारा आप किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते हैं। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, जैसे
दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों मतलब होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश से कोई नहीं रोकेगा। पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग करेगा। इस सब के संबंध में निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अब है लोकतंत्र की चुनौती कि लोकतंत्र की चुनौती क्या है। लोकतंत्र में हमने समानता देखा, कुछ असमानताएं भी देखी, उसको कैसे हमारे संविधान में स्थापित किया गया है, समानता को कैसे प्रतिष्ठापित करने के लिए कानून बनाए गए हैं उसको भी हमने देखा। अब देखते हैं कि लोकतंत्र की चुनौती क्या है। तो कह रहा है किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए, क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। मतलब हमारे यहाँ कानून तो बना दिया जाता है, लेकिन वो कानून लागू कितना होता है उसको हमें देखना है। यह लोकतंत्र की चुनौती है, क्योंकि लोकतंत्र में कानून बनता है लेकिन समाज उसको स्वीकार अभी पूरे ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ कुछ इसके बाद अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं और शब्द संकलन है। तो इन शब्द संकलनों को एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ है सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। इसका अर्थ क्या होता है? यह है लोकतंत्रीय समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू, जिसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दूसरा है गरिमा। इसका तात्पर्य अपने आप को दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। और तीसरा, संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। और नेक्स्ट है नागरिक अधिकार आंदोलन। एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में आरंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। जैसा कि हमने देखा कि उसके हिसाब से 1964 में एक कानून बनकर तैयार हुआ था, तो उसी बात को नागरिक अधिकार आंदोलन कहा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से इस चैप्टर में जो को हमने पढ़ा है, और इसमें कुछ प्रश्न है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, और अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए। ऐसे 2 तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव और अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता है। हमने अंसारी दंपति की कहानी पढ़ी है इस चैप्टर में। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से लोकतंत्र महत्वपूर्ण क्यों है? और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है। समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। तो इस तरह से आप इन सभी बातों को समझ सकते हैं। और इस चैप्टर में आपको समानता की बहुत ही अच्छी समझ दी गई है। आपको चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। आप 2 बार चैप्टर पढ़ें और इस वीडियो को देख करके अपने जितने भी आपके संशय हैं, मन में जो भी प्रश्न उठते हैं, उसका आप समाधान कर सकते हैं। तो ये आपका प्रथम चैप्टर है। नेक्स्ट में हम इसके लिए एक क्वेश्चन का अलग पार्ट बनाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।